गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। और उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी क्लास को। चलिए, आवाज मेरी क्लियर है आप लोगों तक? एक बार टैप कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा। हम्म। चलो स्टार्ट करें अपन। हमने लास्ट क्लास जो ली थी संडे के दिन, है ना, मंडे और ट्यूसडे को क्लास नहीं हो पाई है, बट अब रेगुलर क्लास होगी। और कल से 4-5 दिन क्योंकि छुट्टी है तो 3-3 घंटे की क्लास होगी आपकी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हम लोग कवर करके मॉक टेस्ट पर आ जाएं उतना आपके लिए बेहतर है ना। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि यहाँ से जो है आपको जल्दी जल्दी अब कोर्स खत्म कराया जाए, है ना। चलो बढ़े अपन। मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट्स, और ये भी ध्यान रखा करो जैसे अभी भाई हो गया है 6:05। और अभी देखना, अभी बीच बीच में आएंगे लोग। 7 मिनट हो गया बेसिकली। तो अब जो भी आएगा उसका छूट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, चलो, और आप लोग आ जाते हो तो अपने मित्रों को आप तुरंत बता दिया करें जो भी हैं कि भाई क्लास शुरू हो गई है और क्लास में आप आ जाओ। देखो इधर, हमने लास्ट क्लास में मैथ्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। लास्ट सवाल मैंने क्या कराया था? कोई भी जो अ, जिसको याद है वो बता दो जल्दी। मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया मैथ्स का? फिर इसके बाद आज 1 घंटे हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। और फिर अगले 1 घंटे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज देखेंगे या तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, या न्यूट्रिशन पढ़ा दूंगा, या डिसीज पढ़ा दूंगा आपको, है ना। चलिए बताइए जल्दी, किसी को याद है कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? सर्कल की रेडियस वाला सवाल हो गया था। चलिए ठीक, ठीक है, सर्कल की रेडियस वाला सवाल हो गया था। अब मैं आपको एक बढ़िया और नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अब देखो, परसेंटेज का बेसिक खत्म हो चुका है ना। अब तो यहां से बनने वाले कुछ अच्छे न्यूमेरिकल है जिसमें लॉजिकल थिंकिंग आपकी, यानी कि आपका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। तो आईक्यू टेस्ट करने के लिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं। फिर आज ही शायद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये सब जुड़े हुए चैप्टर है। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, CISI हो गया आपका, ये एक ही डोमेन के चैप्टर कहलाते हैं, है ना। लगभग एक जैसे सवाल रहते हैं इनमें। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले लिखाता हूं, या पहले एक स्थिति समझा देता हूं मैं। देखो यहाँ पर हेडिंग लगाओ। ये कॉन्सेप्ट नंबर जो भी है मुझे याद नहीं है, आप लोग तो कॉन्सेप्ट लिखो और ऊपर हेडिंग लगाओ, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एंड सेविंग्स। इसका मतलब होता है आय, आय, खर्चे और बचत।
इस पर बेस्ड जो भी सवाल बनते हैं आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूं। और एग्जांपल हमारा ये है कि मान लो, यहां देखना सब अब ध्यान से, है ना। सारे लोग क्लास में मेरे हिसाब से अब आ ही चुके होंगे, जितने आते हैं लगातार, बाकी तो क्या पता उन्होंने क्यों एनरोल करके रखा है। देखो यहाँ पर आप देखो, कंपटीशन वास्तविकता में बहुत कम है ना, पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत कम है। हाँ, फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आप देखो कंसेप्ट क्या है। मान लो एक कैरेक्टर है हमारे पास, मान लो एक कैरेक्टर है हमारे पास राम, और एक कैरेक्टर है हमारे पास देव। ठीक है, इन दोनों का हम क्या है, कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर इनका इनकम हो गया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया, और यहाँ पर शेविंग, सेविंग बोल रहा हूँ मैं, सेविंग्स। तो अब मान लो राम की जो पर मंथ की इनकम है वो 10,000 रुपए। कितनी है? 10,000 रुपए। और उसके जो खर्चे हैं वो 7,000 रुपए। तो कितनी सेविंग करेगा वो? 3,000 रुपए। इस बात में तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। टैप कर दो एक बार कि ये बात तो क्लियर है हमारे लिए, जल्दी। हाँ, बस आपको वहां हाथ रखे रहना है टैप पर। जैसे ही मैं बोलता हूं वैसे ही उसको प्रेस कर दिया करो, जल्दी से टैप कर दिया करो, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बात आप तक पहुंचती जाती है और आप क्या है, रिएक्ट करते जाते हो। मैंने क्या बोला, यहाँ पर दो कैरेक्टर है हमारे पास। एक कैरेक्टर है कौन? राम, और एक कैरेक्टर है देव। अब यहाँ देखो, इनकम जो है राम की वो कितनी है? 10,000 रुपए है। तो उसके खर्चे कितने हैं? 7,000। और उसकी सेविंग कितनी होगी? 3,000 रुपए। फिर इसके अलावा बात करते हैं तो एक और यहाँ पर उसी का मित्र है देव, और ये 15,000 रुपए महीने कमाता है। मान लो 15,000 इसकी जो है मंथली इनकम है। फिर यहाँ से बात करें, इसके खर्चे जो है कितने हैं? 10,000। और इसके अलावा हम इस पे बात करें इसकी सेविंग्स कितनी होंगी, तो 5,000 हर महीने ये सेव करके चल रहा होगा। दोनों ही बातें बिल्कुल क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ पर परसेंटेज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपसे, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, परसेंटेज को। क्या क्या सवाल बन सकते हैं देखो यहाँ से। अब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, है ना, आप ही लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि जो राम है, राम, ये अपनी इनकम का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत बचत करता है? बचत करता है, जल्दी बता दो कमेंट करके। सभी लोग बताएंगे, और इस सवाल का आंसर ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देगा, सभी लोगों को आंसर देना है। बढ़िया, 80% आंसर और आ भी गया है। बहुत बिल्कुल आसान सवाल था ये। जिसका भी माइक ऑन हो जाता है वो माइक ऑफ कर दिया करो। 30%, 30%, 30%, बिल्कुल सही आंसर। परसेंट लगाओ भाई, 30 क्या लिख दिया तुमने? ठीक है, चलो 30%, 30%, 30%, 30% आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। 10,000 रुपए यदि किसी की इनकम है, कितनी है? 10,000 रुपए। सवाल पूछा हुआ है कि अपनी इनकम का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो बचत कितना करता है? 3,000। किसका? इनकम का। परसेंट निकालना है तो 100, 3 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर, एक जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर इसका 30% आ जाएगा। कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। 30% आंसर जितने लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। 30% इसका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ, यहाँ देखेंगे तो मैंने आपको बोला कि लगभग लगभग, मैंने आपको बोला कि लगभग, अगर कोई 10,000 रुपए कमाता है,
तो अगर मैं ऐसा सवाल आपसे पूछूंगी इनकम का कितना प्रतिशत वो बचाता है, तो आपने 30% आंसर दिया, और आप ही लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इनकम का कितना प्रतिशत वो खर्च करता है, तो आंसर 70% हो जाएगा। तो क्या इनकम को यहां पर अपने आप में 100% मान लिया गया है क्या? अब इनकम को अगर मैं 100% मान लूं तो इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलोगे 70% है। तो सेविंग निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो सेविंग निकालने के लिए अब यहां पर बहुत ध्यान से आप समझना, एक फॉर्मूला आ रहा है सीधा सीधा, यहीं पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, कि इनकम का जो फॉर्मूला होता है, इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, लिख लो आप, है ना। इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। खर्चे प्लस बचत होती। चलिए, पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, और आप क्या है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखिए आप, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, 60% ऑफ his income if his income is increased by, if his income is increased by 15% and his expenditure expenditure is increased by 15%, है ना। if his income is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%, find the percent change in his saving, find the percent change in his saving। ऑप्शन लिख लो इसके। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए 15%, 15%। सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए 20%। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए 12%। और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए 10%, है ना। चलो, तो आप सभी लोग बताएंगे कि कितना कितना आंसर आ रहा है किसका। जल्दी आंसर दो, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने इसको, है ना। एक मिनट, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी लो। हो गया, चलो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है यार। ऐसा करोगे आप लोग? क्यों भाई? अभी तक आंसर नहीं आया है आपका? हम्म, बताया जाए।
15%। दीक्षा ने आंसर दिया है 15%। चलिए एक आंसर आया है, और बताइए। योगेश का 60% आ रहा है। भाई ऑप्शन में था क्या 60? 15, 20, 12 और 10% है ना। 15, 20, 12 और 10, यही चार ऑप्शन है, इनमें से आंसर देना है। चलिए, ऐसे सवालों को करने की क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे अगले 3-4 मिनट। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आज ज्यादा सवाल डिस्कस कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखो सब लोग, यहाँ देखो। अब आपने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हूं और उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। इस टाइप के फिर जो सवाल है फिर आप वहां से लगा लेना। यहाँ देखो, सॉल्यूशन देख लो भाई। क्या सॉल्यूशन? देखो, ऐसे सवालों को परफॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला कहते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये फॉर्मूला है, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसी चीज बता रहा हूं कि किसी किताब में है ही नहीं, है ना। वो आपको अभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप और तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगी कि सर ने बड़ी फिल्टर करके चीजें दे दी है हमको, तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधा खाने को मिल गया हमें। देखो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये भी मत लगाओ। इसके अलावा और क्या मेथड है? लेट लेट द इंक्रीज इन शेविंग। शेविंग बोल रहा हूं मैं बार बार, जानबूझ के बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सेविंग्स। चलिए, तो सेविंग को मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया मैंने? एक्स। इस मेथड से कराऊं क्या? फिर उसमें कंडीशन लगाएंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, करते थे आप 8th में, 9th में, 10th में। इससे भी नहीं करेंगे, मिटा दो इसको। ऐसा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं कि परसेंटेज क्या है मेरी, है ना। तो मैं एक बार सवाल देखता हूं कि अच्छा 60% अपनी आय का खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति की जो आय है, इनकम है मतलब, उसको 15% हम बढ़ा दें, और व्यय यानी कि खर्चे जो हैं उनको भी 15% बढ़ा दें, तो सेविंग में मतलब उसके बचत में कितना अंतर आ जाएगा। देखो, मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं इनकम, यहां लिखता हूं मैं एक्सपेंडिचर, और यहां लिखता हूं सेविंग्स, है ना। सेविंग्स। अब आप एक बात बताओ भाई, 60% है ना, और 15% और 15%, तो 60% के लिए मैं ऐसा कोई नंबर मान लेता हूं, क्योंकि 60% की फ्रैक्शन, देखो मानना कैसे है वो बता रहा हूं। अपने मन से मैं अज्यूम कर लूंगा कि इसकी इनकम कुछ भी, और फिर उसके आधार पे मैं बता दूंगा आंसर। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो पहले तो यहाँ से 60% इधर 100 आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 20 से 3 बार, 20 से 5 बार। तो क्योंकि 5 आ रहा है बेस में, तो मैं 500 के करीब मान लेता हूं। बस यही लॉजिक है, जो मैं लॉजिक दे रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं कि ये कई सवाल सॉल्व करने के बाद खुद के स्तर से ये बनाया है, देखो यहां ध्यान से, क्योंकि सॉल्यूशन नॉर्मली ये बुक के सॉल्यूशन नहीं है ना। 500 रुपए मान लिया मैंने। अब आप एक बात बताओ, यदि वो अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो 500 रुपए उसकी इनकम है, और 60% खर्च करता है मतलब 3/5 खर्च करता है। 60% का मतलब 3/5, तो 5 से 100 बार कितने रुपए खर्च करता है? 300 रुपए। तो बचाता कितने होगा? 200 रुपए। पहले तुम ये बता दो कि जो बात यहाँ मैंने बताई है वो क्लियर है कि नहीं, एक बार जल्दी से टैप कर दो। जिसने टैप नहीं किया है, कसम है उसको इंस्टाग्राम। जल्दी 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 हाथ उठा के बताइए कि हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। 4 ही लोगों को समझ में आई है बस, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है। हाँ। तुम लोग क्लास में हो कि नहीं, जितने दिख रहे हो? टैप करवाने का कारण बस एक ही। हाँ, होना क्लास में, अपने जीवित होने का प्रमाण दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ मैंने अभी आपसे ये बोला है
कि भाई 60% था मेरे पास, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, तो 5 का कोई भी मल्टीपल मैं उसकी इनकम मान लूंगा, तो मैंने 500 रुपए उसकी इनकम मान, 500 रुपए इनकम थी, 500 रुपए का 60% निकालने का तरीका, आसान तरीका क्या है, उसको फ्रैक्शन में बदलो और फ्रैक्शन निकाल दो सीधा। भाई 500 का 3/5 मतलब 500 का 60%, एक ही बात है। तो ये हो गया अपना। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो इनकम है वो 15% से बढ़ जाती है ना, 15% से इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम में अभी हम 15% बढ़ा देंगे। और किस में बढ़ाया जा रहा है भाई, खर्चे भी बढ़ रहे हैं उसके, तो खर्चे भी कितने बढ़ जाते हैं, 15% बढ़ जाते हैं, 15% बढ़ जाते हैं। चलो बढ़ा देते हैं। 15% बढ़ाने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, 500 का 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो इसकी हो जाएगी 3/20। कितनी हो जाएगी जी, 3/20। तो 500 का 3/20 निकाल लो आप, ये कैंसिल, दो सही है 25 बार, 25 इंटू 3 75। तो एक्चुअल में कितना इसका इनकम बढ़ रहा है, 75 रुपए इसकी इनकम बढ़ जाती है। खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, 300 का 15%, तो 300 आ जाएगा अगर यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 45, निकाल लेना आप, 300 का 15% बढ़ा लेना, तो 45 रुपए और बढ़ जाएगी। अब आप एक बात बताओ, टोटल इनकम कितनी बढ़ी, 45, खर्चे कितने बढ़े, मतलब टोटल इनकम कितनी बढ़ी, 75 रुपए, खर्चे कितने बढ़े, 45 रुपए। तो एक्चुअल में अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बचत कितनी होगी, 30 रुपए की बचत और होने लगेगी, यानी कि 200 रुपए की बचत तो हो ही रही थी, उसमें 30 रुपए की और होने लगी। तो ये 30 रुपए 200 का कितना, यही पूछा है ना आपसे, कितने परसेंट बचत बढ़ जाएगी, तो पहले बचत 200 थी, अब 30 बढ़ गई, तो 30 200 का कितना परसेंट, काट दो इसको, तो ये आ रहा है जी 15%। तो जिसने भी 15% इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, जिसने भी 15% इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अब आप बहुत ईमानदारी से बताइए कमेंट्स में, समझ में आया है तो हाँ लिख दो, रिपीट करना है तो रिपीट लिख दो, जल्दी लिखो लेकिन, और सारे लिखो, जल्दी जल्दी। देखो आपसे कम्युनिकेट करने का माध्यम जो है वो केवल कमेंट्स होती है, तो उसी हिसाब से ध्यान रखा करो। माइक्रोफोन बंद रखो भाई, हाँ चलिए। हम्म, बताइए समझ में आया है, हाँ। दो लोग बोल रहे हैं तुम लोग, फिर यही मुझे अच्छा नहीं लगता है क्लास में आने, है ना। मतलब क्या ऐसा, आपको समझ में आया है तो आप बताइए हाँ सर समझ में आया है, नहीं आया समझ में तो नहीं है, बोलो बोलो, तो कुछ सोते रहते हो क्या क्लास में। हम्म, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर से पूछ रहा हूँ, रिपीट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। अगला सवाल लिखो, अगले सवाल का आंसर फिर सबसे चाहिए, अगर रिपीट करने की जरूरत नहीं है तो फिर सबसे बनना चाहिए, और अगले सवाल का आंसर यदि एक दो कमेंट बस आए तो फिर मैं नाम लेकर के बोलूंगा क्लास में, और ये रिकॉर्डिंग जाएगी ऐप पे, फिर मत बोलना कि सर हमें फेमस कर दिया आप। देखो यहाँ पर, ये देख लो अच्छे से, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, अपने हिसाब से अपन यहाँ इनकम मान सकते हैं ऐसे सवालों में, ये इसका सबसे बेस्ट, सबसे आसान और सबसे लॉजिकल तरीका है। समझ में आ गया आप, चलिए अगला सवाल लिखेंगे आप। थोड़ा सा हम इसको बदल दें क्या, नहीं एक सवाल और ऐसे ही करा देते हैं, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, पहले एक ऐसे ही सवाल करवा देते हैं, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, 75% of his income if his income is increased by 20%, if his income is increased by 20%, increased by 20%, and expenditure is increased by 10%,
and expenditure is increased by 10%. Find the percent change in his savings. Find the percent change in his savings. जल्दी कमेंट में आंसर आना चाहिए आपके, है ना? तो कमेंट करके रखो। हम आपसे मिलते हैं 1 मिनट के बाद। हाँ जी, बताइए। कमेंट एक ही आया है, वो भी 50% का। सवाल सवाल नहीं लिख पाए क्या आप? सभी लोगों ने सवाल लिखा है? देखो सवाल क्या था। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%. Find the percent change in his savings. और 50% बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, 50% बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोग। चलिए बढ़े आगे अपन। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, बाकी लोगों के कमेंट नहीं आए, दो ही इसमें आंसर दिए हैं, बाकी आप लोग भी बताइए। अब मैं नाम ही ले लेता हूं, एक काम करता हूं, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। देखो योगेश ने आंसर दिया है और अदिति ने आंसर दिया है। अब हाँ, दो आंसर और आ गए हैं। देखो क्या आपसे बन रहा है, मेरा पूरा फोकस है कि आपसे खुद बन रहा है, और कोई समस्या है इसमें तो वो कमेंट करो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यही तो क्लास का पर्पस है ना। मैं बार बार समझाता हूं आप लोगों को कि अब वो 12th वाले जोन में मत रहा करो। 12th आपकी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ तो सीखना ही पड़ेगा। आप नहीं सीखोगे तो आपकी जगह कोई और सीट खा जाएगा आपकी। यहाँ ये थोड़ी है कि 12वीं पास कराना है आप लोगों को मुझे। भाई तुम्हें अगर सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें सिलेक्शन के लिए उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि मैं यहां से कहता रहता हूं कि ये करो वो करो, टैब करो, कमेंट करो, बताओ। अरे खुद से पूछना चाहिए तुम्हें। आप पैसे देके पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो क्या? जिससे नहीं बन रहा है कमेंट में आप बताइए क्या नहीं बन रहा है आपसे, फिर बताऊंगा यहाँ पर।
खुद के लिए बोलना सीखो कि हमसे नहीं बन रहा है तो हम पूछेंगे। और सबसे बन गया है, 5 सेकंड देखूंगा मैं, क्योंकि कमेंट 4 आते हैं, क्लास में 7-8 लोग रहते हैं और बाकी पता नहीं क्या करते रहते। हाँ, ठीक है, बन गया। अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब सबसे बन गया है। बढ़ते हैं हम आगे। चलो, तो ये एक टाइप के सवाल मैंने आपको कराए। अगले टाइप पर हम जा रहे हैं भाई, है ना। अगले टाइप पर चलते हैं और इससे कुछ और अच्छे सवाल आप तक पहुंचाते हैं। चलो देखो यहां पर, एक और छोटा सा सवाल लिखिए पहले, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। A man multiplied a number by 7/4. A man multiplied, a man multiplied, नया सवाल बता रहा हूं, नए सिरे से लिखिए। अगला कंसेप्ट है ये, लिखो सवाल। A man multiplied a number by 7/4, 7/4, instead of, instead of 3/5, instead of 3/5. Find the percent change in revenue. Find the percent change in revenue. इसका मतलब है कि एक व्यक्ति, क्या मतलब है इसका, कि एक व्यक्ति है जो कि किसी नंबर को 3/5 यानी कि 3/5 की जगह 7/4 से गलती से मल्टीप्लाई कर देता है। तो उस रेवेन्यू में कितना परसेंट चेंज आ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका प्रयास करो और देखो, कोई नया सवाल नहीं है। एक नंबर है, अपने आप में 100% होगा। उस नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, लेकिन करना किससे था, 3/5 से करना था। तो कितना परसेंट चेंज आ जाएगा उस नंबर में, उस रिवेन्यू में। आसान सवाल है, आपसे इसका आंसर आना चाहिए सभी लोगों से, और जल्दी आना चाहिए। चलिए, आंसर दे दिया है मेरे हिसाब से। हम्म अ, योगेश ने आंसर दिया है 191.67, और आयुष ने आंसर दिया है 20%। योगेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 191.67%, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। देखो यहाँ पर बताते हैं हम आपको, बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, आप लोग सीखो, है ना, सीखो। यहां देखो, समझो, यहां पर सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, क्या हुआ कि किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, बट मल्टीप्लाई किया किससे हमने, 7/4 से। तो मैं एक नंबर, अब जो मैं मेथड बता रहा हूं ये फिर वही किसी किताब में मिलेगी नहीं,
यहीं पर सीखने को मिलेगी हमारे ही साथ। देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक नंबर मान लेते हैं कि भाई मेरे पास एक नंबर था। अब नंबर हम ऐसा मानेंगे जो डेनोमिनेटर में 5 है और 4 है, तो इसका एलसीएम क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 20 होता है। तो बस मैंने नंबर मान लिया 20, है ना, मैंने नंबर मान लिया 20 है मेरा नंबर। तो 20 को मैं 7/4 से मल्टीप्लाई करता हूं और 20 को मैं 3/5 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 5 से ये 4 बार, तो 12 आना था, लेकिन 4 से ये 5 बार 35 आ गया जी। आना था इसका रिवेन्यू 12, लेकिन आ कितना गया 35। तो 23 यूनिट ज्यादा आया है, 23 यूनिट ज्यादा आया है। अब 23 12 का कितना परसेंट? भाई 12 से 23 ज्यादा, तो 12 का 23 कितना परसेंट? सीधी सी बात है। तो अब क्या करो, आप यहां से इसको आसान करना चाहते हो, नहीं करना चाहते तो आप तो सीधा क्या करो, 23 तो डिवाइडेड बाय 12 कर लो। अब ये 12 से क्या है, एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना? 11, 110, 12 से 9, एक, 2/3%। ये आपका आंसर है। और देखो ऐसे करके हम 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल शानदार जानदार मेथड है। इतने इतने से सॉल्यूशन दे रहा हूं हर एक सवाल के मैं आपको। बस आप लॉजिक समझ लो मेरे साथ। मेरे साथ आपने लॉजिक समझ लिया, आपका पेपर निकलना तय है। मैथ्स के कारण कभी आपका पेपर नहीं रुकेगा, और जीएस पढ़ाएंगे तो जीएस के कारण भी नहीं रुकेगा। देखो यहां पर आया समझ में? देख लो इसको, सॉल्यूशन लिखेंगे सब लोग फटाफट। एक सवाल और ऐसा ही कराएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। सॉल्यूशन लिखिए पहले। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े। मैं आपको एक सवाल देता हूं, और देखो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। आपका आंसर आए तो कमेंट करना है, ना आए तो पूछना है, लेकिन आपको सुप्त अवस्था में दरियाई भालू जैसे पड़े रहना नहीं। ठीक है, सो रहे हैं परम अवस्था में, ऐसे कभी सिलेक्ट नहीं हो गया आप किसी भी क्लास में, है ना? ज्यादा सीरियसली बोल दिया क्या मैंने? ऐसे सिलेक्ट नहीं हो गए, अच्छे से पढ़ा करो। लिखिए सवाल। A student multiplied a number by a student multiplied a number by 3/5 multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। बहुत सवाल आए हैं इस टाइप के, बहुत सवाल आए हैं इस टाइप के। मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन रेवेन्यू? व्हाट इज द परसेंट चेंज इन रेवेन्यू? बताइए जल्दी। सेम सवाल है आपके लिए, सेम तरीका है, तरीका आपके सामने है। आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए सभी का, लेकिन पहले किसका होगा उस पर बात डिपेंड है ना, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ सॉल्यूशन से नहीं होगा, स्पीड से भी होगा।
चलो आगे आंसर, इसके बाद एक अच्छा सवाल कराने जा रहे हैं हम आपको, है ना। हमारे आंसर्स आए हैं 64%, 64%, 64%। ठीक है, 64% बिल्कुल सही आंसर है। और भाई हम बहुत खुश हैं, मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक है, अच्छे से सभी से बन गया है। पांच कितने लोगों ने आंसर दिया है भाई? एक दो तीन चार लोगों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, चलिए। अब जिनने नहीं दिया है आंसर वो बताओ भाई, परेशानी आपकी क्या है? ये नहीं बना क्या सवाल? बना ना? सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर्स हैं उन नंबर्स का एलसीएम ले लो और उसी को अपना नंबर मान लो, है ना। उसी को अपना नंबर मान लिया मैंने, और जैसे ही उसको अपना नंबर माना तो बस उसका एक बार हमने 3/5 निकाला, एक बार 5/3 निकाला। अब किसकी जगह किसको कर दिया गया है? 5/3 के स्थान पर 3/5 से, मतलब 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। तो बस जो ओरिजिनल चीज है कि इतना आना था 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, मतलब करना किससे था? 5/3 से। कर किससे दिया? 3/5 से। 64% आ जाएगा, बिल्कुल सही इसका आंसर है। सॉल्यूशन बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। और अब हम जो सवाल आपको करा रहे हैं ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। अच्छे स्तर का सवाल आपको करवाने जा रहा हूं। अब इस सवाल का आंसर जो दे देगा इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से सीख रहा है। और एसएससी सीजीएल मेंस का एक ही सवाल करवा रहा हूं आपको, सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए, है ना। उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा और फिर परसेंटेज के कंसेप्ट में हम अगले कंसेप्ट पर चले जाएंगे। सवाल लिखिए आप लोग। अ लेबर वर्क्स 60 आवर्स। अ लेबर वर्क्स 60 आवर्स पर वीक। 60 hours per week and he earns rupees 2400, 2400 as wages, मतलब पारिश्रमिक, as wages. If his per hour wages is increased, if his per hour wages is increased by 40%, increased by 40%, and duration of work is reduced by, and duration of work is reduced by 16 correct 2/3%, 16 correct 2/3%. Find the percent change in his income. और अगर जीवन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम्स में जाना चाहते हो, कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो ऐसे सवालों का आंसर देना है। रेलवेज की किसी अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हो, ऐसे सवाल का आंसर देना है। यही सवाल अच्छी ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए आते हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। हमारे ही कंसेप्ट से, हमारे ही लॉजिक से होगा। एक बात आप हमारी सुन लो पहले। कमेंट आया है, इसको देख लेते हैं, कुछ रह गया है क्या किसी का? क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। देखिए आप, एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। अ लेबर वर्क 60 आवर्स, मिलाना सभी लोग। अ लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक, मतलब हर एक वीक में 60 आवर काम करता है। एंड ही अर्न्स रुपीज 2400, यानी कि 2400 एज वेजेस। इफ हीज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर उसकी पर आवर वेजेस को 40% से बढ़ा दिया जाए, एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड बाय 16 करेक्ट 2/3%, एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क यानी कि समय को 16 करेक्ट 2/3% से कम कर दिया जाए। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज इनकम। एक बार फिर बोल देता हूं। अ लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न्स 2400 रुपए एज वेजेस। इफ हीज
per hour wages is increased by 40% and duration of work is reduced by 16 correct 2 by 3%, then find the percent change in his income। मतलब एक बात मेरी सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जैसे मैं पर आवर इनकम समझते हो ना, अगर मैं 1 घंटे काम करूंगा तो मेरे को 100 रुपए मिलेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं 1 आवर काम करूंगा, अगर मैं 1 आवर काम करूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे मुझे? 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर मैं हर एक दिन 8 घंटे काम करता हूं तो दिन भर में कितनी कमाई कर रहा हूं मैं? 800 रुपए। अगर 1 आवर का 100 रुपए दिया जा रहा है तो हर एक दिन का 8 घंटे में काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब समझे क्या भाई? अगर एक वीक में आप 60 घंटे काम करते हैं, 60 आवर काम करते हैं, और 1 घंटे का आपको जो वेजेस है वो इसमें दिया हुआ है, अच्छा ही अर्न्स 2400 रुपए, तो 1 घंटे में कितना कमा रहा है भाई? टोटल अगर एक हफ्ते में उसको 2400 रुपए देते हैं और वो 60 घंटे काम करता है तो 1 घंटे में उसकी पेमेंट क्या है? 1 घंटे की पेमेंट क्या है उसकी? तो आपको ये निकालना पड़ेगा। फिर आप क्या करना, 60 आवर्स को कम करना, 16 करेक्ट 2/3% मैंने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना बताया है, इसका 1/6 होता है, तो 6 पर 1 की कमी हो रही है, तो 6 मतलब 60, 60 पर 1 की कमी मतलब 10 की कमी, तो 50 आवर आ जाएगा। ठीक है, ये दिमाग आप खुद से लगाना है, मैं तो अभी यहां समझाऊंगा। मैंने आपको लॉजिक दे दिया है, आंसर आपके कमेंट में रहने चाहिए। 1 मिनट का समय है आपके पास। आंसर नहीं किया अभी आप लोगों ने? आंसर करो जल्दी, चाहिए ना पावर लाइफ में, पावर, पैसे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सॉरी अनुशासन नहीं, प्रतिष्ठा। बताया जाए। चलो ठीक है, आपका समय होता है समाप्त। चलिए एक आंसर तो आ ही गया। 16% के अप्रोक्स, हाँ लगभग लगभग, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका, क्योंकि 16% ऑप्शन में नहीं है। दूसरा आंसर आया है 16 करेक्ट 2/3%। हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है, 16 करेक्ट 2/3% आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो ध्यान से। चलिए यहाँ देखेंगे तो सही आंसर इसका दीक्षा ने दिया है, वेरी गुड, है ना? अच्छा सवाल था, थोड़ा सा टफ सवाल था। सभी लोग कोशिश करो
कि इसको भी आप सॉल्व कर पाओ। बाकी मैं यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से आप देखिए। और 16% के आसपास भी कुछ जिसने बोला है, ठीक है भाई, कम से कम आपने इतना अंदाजा लगाया। बाकी मैं इसका तरीका आपको यहाँ बताता हूँ कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छा सवाल और अच्छे सवाल की अच्छी अप्रोच। पहले यहां आ जाएगा ड्यूरेशन, मैं समझाने के लिए लिखूंगा सब, है ना। और अब सुनो, आपसे बना है नहीं बना, लेकिन अब इस क्लास के इस क्वेश्चन को यहां डिस्कस करने के बाद अब आपसे बनना चाहिए। ठीक है, आपसे अभी आपको बताया नहीं था किसी ने, नहीं बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब मैं यहां से अगर बता देता हूं और उसके बाद आप इसको एग्जाम में छोड़ के आते हो, तो फिर आप अपने साथ ठीक नहीं कर रहे, ना अपने पेरेंट्स की उम्मीदों के साथ ठीक कर रहे हो, है ना। देखो यहां पर आप ड्यूरेशन यहां पर लिखूंगा मैं, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, रुपीज पर आवर, रुपीज पर आवर, है ना, रुपीज पर आवर हुआ यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इधर क्या आ जाएगा, रिवेन्यू आ जाएगा हमारा, है ना। टोटल हम रिवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, रिवेन्यू आ जाएगा। चलो यहाँ देखो, समझो जरा बात को। ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं तो 60 आवर काम करता है ये, ठीक है, 60 आवर्स। अब यहाँ रुपीज पर आवर हमें पता नहीं है, लेकिन 2400 रुपए कमा लेता है सर वो। टोटल कितने रुपए कमा लेता है एक वीक में, 2400 रुपए। तो भाई 2400 को 60 से डिवाइड कर दो, तो हर आर में कितना कमा रहा है, 40 रुपए पर आर कमा रहा है। कितने रुपए पर आर कमा रहा है वो, 40 रुपए पर आर कमा रहा है। और अब देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल सरल सवाल था, दिमाग थोड़ा सा लगाना था, देखो अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर हम यहां से बात करें, इफ इज पर आर वेजेस इज इंक्रीज बाय 40%। अब इसको बढ़ा दो, ठीक है, इसको बढ़ा दो 40% से, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क कब कम करना है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क को कम करना है 16 करेक्ट 2/3% से, और इसको बढ़ाना है 40% से। तो सबसे पहले 16 करेक्ट 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 1/6, तो इसका 1/6 निकालो, 60 का 1/6 निकालो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 कम कर दो, तो -10 करेंगे, -10 आवर। तो अब कितने आवर काम कर रहा है, 50 आवर, ठीक है। और क्या होता है, उसके पर आवर इनकम में 40% रुपए बढ़ जाता है, तो 40 का 40% कितना होता है साहब, 40 का 40% होता है 16 रुपए। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 16 रुपए, मतलब अब वो कितना, 56 रुपीज पर आवर के हिसाब से काम कर रहा है। तो 56 × 5, 50 × 50 उधर हो जाएगा 250, और 6 यहां से आ जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 280 रुपए, है ना। कितना आ जाएगा, 280, मतलब 2800 रुपए आ जाएंगे यहाँ। तो पहले वो कितना कमा रहा था, 2400 रुपए, अब कितना कमा रहा है, 2800 रुपए कमा रहा है, यानी कि 400 रुपए ज्यादा कमा रहा है। कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है, 400 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि उसकी इनकम में कितने परसेंट का चेंज आया। तो पहले 2400 थी, 400 बढ़ गई, तो 400 2400 का कितना परसेंट, अरे हाँ या ना बोल दो एक बार हमारे लिए। 4 से इसको काटो 6 बार, अब यहाँ कितना आ गया, 1/6 × 100, मतलब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 करेक्ट 2/3%, जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सत्य है, सटीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे अच्छे से सभी लोग, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे अच्छे से, रिपीट भी करेंगे हम, अभी आप कमेंट करोगे तब। सॉल्यूशन लिखो जल्दी। चलिए, रेवेन्यू कैसे बढ़ गया 400। देखो रेवेन्यू यहाँ 2400 था, है ना, और यहाँ पर रेवेन्यू देखो हो क्या रहा है ये पूरी कहानी में, यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे पहले क्या हो रहा था, एक वीक की बात कर रहे हैं हम लोग सवाल में, एक वीक में 60 घंटे काम किया जा रहा था, 40 घंटे, मतलब 40 रुपए पर आवर उसका क्या था, पेमेंट था, कि भाई 1 घंटे का काम करने का 40 रुपए देंगे हम।
अब ये 40 रुपए कैसे निकाला हमने? सवाल में दिया हुआ था कि एक वीक में 60 घंटे काम किया और वीक के बाद उसको 2400 रुपए दे दिए एक वीक काम करने के। तो पूरे वीक उसने 60 आवर काम किया और उसको 2400 रुपए मिले, यानी कि एक घंटे के कितने मिले? 40 रुपए। 2400 बाय 60 आया समझ में? टैप कर दो। ठीक है। सेम अब क्या हो रहा है? अब हम सवाल में अगर यहां देखें तो ये 60 आवर्स है। 60 आवर के लिए अब देखना यहां ध्यान से, हमको सवाल में ये कहा जा रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक घंटे में उसकी जो पेमेंट है, इसको पेमेंट बोलते हैं और इसको टोटल रिवेन्यू कहते हैं। तो उसकी पेमेंट में 40% बढ़ा रहे हैं हम, और समय में क्या कर रहे हैं? 16 करेक्ट 2/3% की कमी कर रहे हैं। तो 16 करेक्ट 2/3% निकालो 60 का। तो अब 16 करेक्ट 2/3% निकालने का आसान तरीका क्या है? इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 60 का 1/6 निकाला मैंने, क्योंकि फ्रैक्शन होता है 1/6। तो कितना आया? 10 आया। तो 10 घंटे की कमी कर दी। 50 घंटे ही काम करवा रहा हूं अब मैं एक वीक में। और यहां पर क्या हुआ? पहले 40 था, 16 रुपए बढ़ गया, क्योंकि 40 का 40% बढ़ाओगे तो 16 रुपए आ जाएगा, और इसमें 16 रुपए जोड़ दिए तो 56 रुपए हो गए, क्योंकि 16 रुपए बढ़ गए ना। तो कितना आ गया? 2800 आ गया। अब पहले वो 2400 कमा रहा था, अब 2800 कमा रहा है। पहले 2400 कमा रहा था, अब 2800 कमा रहा है। तो 400 रुपए बढ़ गए ना उसके। तो 400 2400 का कितना परसेंट? ऐसा। हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है, ऐसे सवालों का एक शॉर्टकट भी है। लेकिन अभी वो हम आपको बताएंगे, पहले आप अपने डाउट बताइए। हाँ, अब कमेंट में मुझे क्या चाहिए? कमेंट में मुझे चाहिए डाउट, जल्दी इस सवाल के डाउट चाहिए। इसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक बार हमारे लिए आप लिखिए, अगर समझ में आ गया है तो एच लिख दीजिए जल्दी से सभी लोग। जिस जिसको समझ में आ गई है बात हमारी, वो एच लिख दो कमेंट में। दो ही लोगों को समझ में आया है क्या? 3 लोगों को आया है समझ में। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि समझ में नहीं आया है तो डाउट पूछो, समझ में आया है तो एच लिखो। समस्या कहाँ है हम समझ नहीं पा रहे। ऐसे तो किसी भी क्लास में सीख नहीं पाओगे ना आप। जब आप बोलोगे ही नहीं, बताओगे नहीं कि आपको समस्या कहाँ है, तो हम कैसे आपको बता दें? पूछो जल्दी पूछो, जिससे नहीं बना है, समझ में नहीं आया है, बताइए आप क्या समझ में नहीं आया है इसमें। मैं बता रहा हूं आप लोगों के साथ क्या हुआ है। धुआं उड़ गया है साहब हमारा, है ना? अरे हाँ या ना? चलो स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। देखो एक बात बताओ, लॉजिक से हम बात करेंगे, लॉजिक से, है ना? देखो एक चीज 40% बढ़ रही है, और एक और चीज है जो 16 करेक्ट 2/3% से कम हो रही है। 40% के फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या, 20% का होता है कितना? 1/5। तो ये हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा ये? 2/5 हो जाएगा, है ना? और देखना यहां ध्यान से। अब एक्चुअल में ये 40% क्या है? रुपीस पर आवर है ये। क्या है ये? रुपीस पर आवर है। और ये क्या है? आपका ड्यूरेशन है। तो आप एक बात बताओ, ड्यूरेशन यानी कि समय, और रुपीस पर आवर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल रिवेन्यू आ जाता है। सही बात है भाई, 60 इंटू 40 2400, ऐसे ही हो रहा है ना? तो सर अब आप यहां देखिए कि 5 पर 2 बढ़ गए, लेकिन क्या बढ़ रहा है? ये रुपीस पर आवर। तो रुपीस पर आवर पहले 5 थे, फिर उस पर 2 बढ़ा तो 7 हो गया।
इंटू इंटू, ये पहले 6 था और कम होकर के 5 हो गया, तो ये कितना हुआ जी? 6 इंटू 5 30, और ये कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। तो कितना बढ़ गया रेवेन्यू? 5 यूनिट बढ़ गया सर। तो 5 यूनिट बढ़ा, किस पर बढ़ा? 30 पर, इंटू 100। 5 से ये 6 बार, 1/6 मतलब 16 करेक्ट, 2/3%। और ऐसे करके मैं इस सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं। 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है ये सवाल, ध्यान से देख लो मेथड क्या है। सॉल्यूशन नंबर 2 है साहब, ये मेथड नंबर 2 नोट करेंगे। हम्म, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ क्लास में ज्वाइन तो है जरूर, लेकिन उनका आता पता नहीं है। अब यहां से मैं नाम ही ले लेता हूं उनके फटाफट। चलिए, यहां से हम नाम लेते हैं। सबसे पहले श्रुति का हम नाम लेते हैं। श्रुति क्लास में है। क्या हो रहा है? एक भी आंसर नहीं आ रहा है आपका, बताइए। अभी तक मुझे कमेंट नहीं दिखा है, ना कोई डाउट दिखा है। सब कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, क्या स्थिति है? दूसरा नाम अदिति का तो चलो दिखा है। आयुषी है क्लास में, बताइए आप जल्दी। सबसे पहले तो हम क्लास में है कि नहीं, बन रहा है नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या स्थिति है? सर ये सॉल्यूशन 2 को एक बार और समझा दीजिए। सॉल्यूशन 2 को समझाएंगे भाई, है ना? अब भी समझाते हैं। पहले जरा हम ये 2-3 लोग हैं, इनसे थोड़ी सी चर्चा कर लें। इनका आता पता नहीं है, आज ये क्लास में तो है लेकिन ये एक भी बार मुझे दिखाई नहीं दिए हैं दोनों ही। अच्छा, 7 लोग बचे हैं, बाकी भाग गए क्या? चलो ठीक है। समझ आ रहा है? चलो, समझ में आता है तो आपको बताना है ना? और आयुषी का अभी भी कमेंट नहीं आया है, शायद क्लास में नहीं है वो, या है पता नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर। तो ये सॉल्यूशन में एक बार और बता देता हूँ भाई। देखो होता क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 जो है वो है स्मार्ट अप्रोच। देखो यहाँ तो ये नंबर्स दिख रहे हैं, आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप हमसे पढ़े हो तो अब आप इतना कैलकुलेशन करोगे। अगर टफ सवाल होगा तो मैं उसको आपके लिए आसान करूंगा। यही किया है मैंने आपसे ये बोला कि देखो, परसेंट और फ्रैक्शन पढ़ाया है ना मैंने आपको, तो मजाक के लिए तो नहीं पढ़ाया, उसको यूज करने के लिए पढ़ाया है, ताकि हम उसको यूज करके यहाँ उसको लॉजिकली यूज कर पाए। कैसे? मैंने आपसे बोला कि देखो, एक फॉर्मूला मैं सिंपल सा समझ पा रहा हूं यहां से, कि मैं ड्यूरेशन और रुपीस पर आवर का मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है सर। ड्यूरेशन का और रुपीस पर आवर का मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है सर। तो अब होगा क्या, ड्यूरेशन का हमने बात किया तो ड्यूरेशन इतना कम किया जा रहा है, -16 करेक्ट 2/3%, मतलब 16 करेक्ट 2/3% से कम किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा बात करें 40% से बढ़ाया जा रहा है किसको? रुपीस पर आवर को। तो ड्यूरेशन हमने यहाँ कम करा तो कम किया, मतलब 16 करेक्ट 2/3% का मतलब 1/6, मतलब 6 पर 1 कम किया। तो 6 पर 1 कम किया तो 6 से 5 हो गया ड्यूरेशन, और इसको बढ़ाया तो ये 5 से 7 हो गया। तो 6 इंटू 5 30 रिवेन्यू बना, और 5 इंटू 7 35 रिवेन्यू बना। तो 5 रिवेन्यू टोटल बढ़ गया ना। तो रिवेन्यू मतलब ओवरऑल राजस्व, ओवरऑल पैसे 5 यूनिट बढ़ गए। पहले 30 थे, 5 बढ़ गए तो 1/6, यानी कि 16 करेक्ट 2/3% इसका आंसर है। कमेंट आया है, इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। सर 2800 कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। अरे भाई देखो, अच्छा मेथड 1 में बोल रहे हो?
देखो यहां पर भाई क्या हुआ था, ये समझ में आया ना कि टोटल रिवेन्यू का मतलब ड्यूरेशन यानी कि समय इंटू वेजेस। वेजेस मतलब कितने रुपए एक घंटे का उसको मिल रहा है, तो दोनों का इंटू करूंगा तो टोटल पैसा आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसको बताता हूं मैं। देख, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि समय मैंने कम किया था यहां पर, तो 10 आर आया था ना, 10 आर कम कर दिया तो 85 घंटे काम कर रहा है अब वो। लेकिन उसका पर आर वेजेस बढ़ गया है, पहले 40 रुपए था अब 16 बढ़ गया है तो 56 हो गया। तो 56 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया था तो टोटल वेजेस आ गया था 2800। अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, अब 2400 से 2800, 400 रुपए बढ़ गया, ये करने से 400 रुपए बढ़ गया। आया जी, आया आप समझ में? चलिए, हाँ ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, अपनी जीएस की कॉपीज निकाल लीजिए। अब आपका ये दुख भरा समय खत्म होता है और हम आ गए हैं हमारा नया चैप्टर लेकर, न्यूट्रिशियन। न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशियंस होते हैं, आपने देखा है, जो आपको ये बताते हैं कि अभी हम चलेंगे चैप्टर पर, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक होता है न्यूट्रिशियन, जो क्या करता है, आपको बताता है कि आपको कौन सी चीज कैसी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, है ना, तो हमारी बॉडी में किसकी क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये सब बताता है। तो एक तो ये चैप्टर है, तो मैं देखता हूँ कि अभी बचे हुए समय में कौन सा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। एक तो ये है और एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो दोनों में से हम लोग क्या कर लें अभी। हाँ, अच्छा, मैंने जहां पर आपको पढ़ाया है ना, ब्लड मैंने पढ़ाया था, ब्लड पढ़ाया था मैंने आपको, खून पढ़ाया था ना, खून। हाँ या ना, हाथ उठाओ जरा, खून पढ़ाया था आपको, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब पढ़ाया हुआ है। हाँ जी, तो अगर ये सब पढ़ाया हुआ है तो हम आ गए होंगे उसमें ब्लड ग्रुप्स पर, और मैंने उसमें बताया होगा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और फिर मैंने बोला होगा मैं कुछ टेबल आपको भेजूंगा, तो वो मैं भेजना भूल गया, आज भेज दूंगा। इसी में एक छोटी सी बात और लिखना है, आरएच फैक्टर। फिर हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। देखो, आरएच फैक्टर लिख लो फटाफट, उसी में हेडिंग लगा लेना आरएच फैक्टर, और फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अगला चैप्टर आज बायोलॉजी का कंप्लीट कराने जा रहे हैं। देखो भाई, हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, ठीक है। 1 मिनट का आपके पास समय है, पानी वानी पीना है, चाय कॉफी या जो भी आप प्रेफर करते हैं इस समय, वो आप पी लीजिए, और फिर हम मिलते हैं आपसे 1 मिनट के बाद। हाँ, आरएच फैक्टर, छाया, आरएच फैक्टर पढ़ाएंगे। देखो, आरएच फैक्टर में हम ये पढ़ाने वाले हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे हो जाते हैं। तो बढ़िया, अच्छा लॉजिक है, अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से भी। पानी वानी पी लो आराम से, गहरी सांस लो, ऑक्सीजन को दिमाग तक जाने दो, फिर हम शुरू करेंगे जल्दी। देखो, आरएच फैक्टर, सबसे पहले इस पर एक मतलब दो लोग थे। एक तो जो जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की, क्या नाम था उसका, कार्ल लैंड स्टीनर, और एक और व्यक्ति थे उनके साथ, वीनर। इन दोनों लोगों ने मिलकर के, इन दोनों लोगों ने मिलकर के खोज की, किस चीज की खोज कर ली इन्होंने, आरएच फैक्टर की। और कैसे खोज की, तो एक बंदर था, है ना, देयर वॉज अ मंकी, उसका नाम था रीसस। तो रीसस मंकी को इन्होंने पकड़ा, रीसस मंकी को इन्होंने पकड़ा और उस पर प्रयोग कर डाला। तो प्रयोग का रिजल्ट क्या आया, आरएच फैक्टर। तो मैं आपको सीधा वो बताता हूं जो आपके काम का है।
है ना, पूरा प्रयोग नहीं बताऊंगा यहाँ पर मैं, वो नीट की तैयारी में बताते हैं। तो आर एच फैक्टर यह जहां प्रेजेंट होता है, देखो आपको एमसीक्यूज क्रैक करने हैं, इस कारण मेरी भाषा ऐसी रहती है क्लास में ना, इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी मिक्स, जो आपको सबसे जल्दी याद होगी। यह जहां प्रेजेंट होता है वह ब्लड ग्रुप, वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और जहां एब्सेंट होता है, लिख लो, है ना, जल्दी लिख लो, वह ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, वह ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। बस ये है आरएच फैक्टर, इतना ही यहां से हमको याद रखना है, बाकी टेबल हम आपको बताएंगे कैसा क्या है। चलिए, चलिए तो हम पढ़ना शुरू करें। हेडिंग लगाएंगे अगले चैप्टर का, ये है आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिल की बातें करेंगे आज हम आपसे, दिल की बातें, कि दिल कैसे काम करता है ना, दिल से वैसे कोई बात नहीं हो सकती, ये सब फाल्स बात है ना। बेसिकली हमारी भावनाओं का केंद्र तो सेरिबेलम है, ये इधर इधर, लेकिन हम दिल पर हाथ रख के बोलते हैं कि निकल जाएगा पेपर हमसे। तो दिल ना कुछ सोच सकता है ना कुछ समझ सकता है, दिल का काम केवल आपका ब्लड पंप करना है ना। इस कारण आज हम आपके सारे भ्रम तोड़ देंगे दिल को लेकर, ठीक है। चलिए, तो आज हम दिल तोड़ देंगे, मिटा दें इसको। हेडिंग लगा लीजिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई जहां पर भी बैठे हो हेडफोन लगा करके बैठो, मेरी क्लास में हेडफोन जरूरी है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन का ही आंसर दोगे, अभी पूछूंगा आपसे मैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? कमेंट में आंसर जल्दी कर दो आप, कमेंट में आंसर जल्दी टाइप करके भेजो जरा, कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी। इसको हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में ही बोलो आप। परिसंचरण बोलने में क्या है, कुछ गलत बोल दोगे आप। कमेंट नहीं आया, नहीं पता, तो डिस्कवरी लिख लो सबसे पहले। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी, डिस्कवरी बोलते हैं या इसको बोलते हैं कि किसने सबसे पहले बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इनका नाम था विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, लिख लो अच्छे से।
चलिए तो सबसे पहले चैप्टर में हम आगे बढ़े। हाँ, विलियम हार्वे, बिल्कुल सही है, विलियम हार्वे है ना। चलिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और अब मैं यहाँ सबसे पहली हेडिंग लगा रहा हूँ आपको। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। चलिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है कहानी। तो सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पर। सब लोग दिल बना लो। ये दिल के मामले है, जरा देखभाल के। दिल अच्छा नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको इसमें क्या है, 4 चैम्बर बनाने हैं। बस तुम लोगों को अब इतने ही में मजा आ गया होगा क्लास में। हालांकि दिल बनाओ सब लोग अच्छे से। ऐसा नहीं होता है भाई, दिल बड़ा अजीब टाइप का होता है। ये तो हमने वो इमोजी वाला बना दिया। ठीक है, इसको 4 चैम्बर में बांट लो। हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं उसमें। तो 2 चैम्बर बना दिए, ये 2 और बना दिए, ये हो गए 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर होते हैं, लिख लेना। ये है दिल। अब देखो यहाँ पर, इसको मान लेते हैं रेस्ट ऑफ बॉडी, है ना। ये हमारी बॉडी है भाई। दिल के अलावा, मतलब हार्ट के अलावा और जो बॉडी है उससे जुड़ी हुई है। चलो, तो यहां से क्या आता है सबसे पहले इधर? ये होती है वेन, वेन्स, है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में सिरा। ठीक है, चलिए, तो यहां से ब्लड फ्लो होता है। ये ब्लड है भाई बॉडी का पूरा, और इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे। तो वेन्स से ब्लड कहाँ आता है सबसे पहले? वेन्स से ब्लड कहाँ आता है सबसे पहले? तो ये हमारे इसको राइट ऑरिकल बोलते हैं ना। यहां पर आता है, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल यहां पर आ जाता है जी। और ये जो है यहाँ पर ना, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड। मतलब वेन्स से कौन सा ब्लड फ्लो होता है भाई? इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है ना। तो इम्प्योर ब्लड किसको कहते हैं? ये यहां से ऐसे ब्लड आ रहे हैं। तो ये CO2 लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? CO2। इस कारण ये इम्प्योर है। और यहाँ पर 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पर होता है पहला, है ना, याद रखना, आपसे पूछा जाए तो राइट ऑरिकल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जैसा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? SA नोड कहते हैं भाई, ऐसे नोड। और यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको हम कहते हैं AV नोड, AV नोड। और यहाँ पर क्या होते हैं? इस टाइप से क्या होते हैं, वो बने होते हैं, है ना। कास्पल्स बोलते हैं इनको, कास्पल्स। ट्राई कास्पल्स और एक बाई कास्पल्स, 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर होता है सबसे पहले ट्राई कास्पल्स, ट्राई कास्पल्स। और यहाँ पर होता है बाई कास्पल्स। चलिए, बड़े आगे। ये होता है ट्राई कास्पल्स और ये होता है बाई कास्पल्स। और इसके अलावा बात करें तो अब होगा क्या? यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये क्या है? CO2 वाला ब्लड है। कौन सा वाला ब्लड है ये? CO2 वाला। तो इसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड है। अब ये इम्प्योर ब्लड आता है सबसे पहले कहाँ? राइट ऑरिकल में। और ये नीचे जो होता है ये इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स।
लिखते जाना है आपको, इसके पार्ट है ना। अब ये जो कास्पल्स होते हैं ना, कास्पल्स क्या करते हैं, ये देखो, पहले ये बंद होते हैं तो ब्लड आता है, फिर जब ब्लड भर जाता है तो ब्लड के वजन के कारण वो कास्पल्स खुल जाते हैं, तो ब्लड नीचे चला जाता है, फिर ब्लड वो बंद हो जाते हैं कास्पल्स। तो एक प्रकार के वो क्या होते हैं, ऐसे टीथ होते हैं, है ना। जैसे वो होता है ना ड्रॉप, जिससे आंखों में ड्रॉप डालते हैं तो उसको ऐसे कंप्रेस करते हैं तो नीचे ब्लड आता है या नीचे दवाई आती है, तो बस उसी प्रकार के होते हैं, कास्पल्स होते हैं। कास्पल्स मतलब वही संरचना जो ऐसी बंद होती है और भार के कारण खुल जाती है, ब्लड जाता है फिर बंद हो जाती है, फिर ब्लड आता है फिर खुलती है, तो ये चलते रहता है। तो यही यहीं पर क्या होता है, वो खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं धड़कन। ठीक है, चलिए, समझ में आएगा धीरे धीरे आपको, और बताते जाएंगे। अब यही CO2 वाला ब्लड, अब यहां से क्या है, एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, बिल्कुल देखो। यहां से ना ये दिख रही है आपको, ये वाली है, यहां पर ये ब्लड आ जाता है CO2 वाला, CO2 वाला ब्लड आ जाता है कहां पर, इधर। और जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, उससे निकलती है एक आर्टरी, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहां चली जाती है, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी होती है, कहां चली जाती है, लंग्स में। तो ये जो आपका ब्लड होता है, कौन सा वाला, CO2 वाला ब्लड, ये CO2 वाला ब्लड कहां चला गया, ये लंग्स में चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, ये लंग्स में चला गया इधर से, ऐसे। और फिर लंग्स से एक आती है पल्मोनरी वेन, लंग्स से एक और आती है पल्मोनरी वेन, तो ये है आपकी पल्मोनरी वेन। ध्यान से समझना क्या हो रहा है ये। और पल्मोनरी वेन से O2 लेकर के आता है ब्लड, तो इसको कहते हैं प्योर ब्लड। अब यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है भाई, CO2 लेकर के आ रहा है ये, है ना, O2 लेकर के आ रहा है ये। तो ये कहलाता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा है आपका दिल भाई, देख लो, ये है कहानी। तो सबसे पहले बॉडी से CO2 लेकर के आता है कौन, पल्मोनरी वेन, सॉरी वेन्स। ये अशुद्ध रक्त को, मतलब CO2 वाले रक्त को हृदय तक पहुंचाते हैं, दिल तक पहुंचाते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है एक पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ जाती है, लंग्स में। और लंग्स में जाती है और CO2 को जाके ब्लड क्या करता है, लंग्स में रिलीज कर देता है। ठीक है, अब CO2 कहाँ पहुंच गई है, लंग्स में। और फिर जो हम सांस लेते हैं, तो वो जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वहां से O2 को, यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन को लेता है और वापस पल्मोनरी वेन की सहायता से यहाँ आ जाता है, कहां पर आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। तो इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लिख लेना यहां पर, यह है लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, अब यहां पर ये आपको बाइकास्पल्स दिख रहे हैं, बाई बाइकास्पल्स से क्या होता है, यहाँ पर O2 वाला ब्लड नीचे आता है ऐसे, यानी कि शुद्ध रक्त आता है। और फिर इसको हम कहते हैं आर्टरी। अब यहां से क्या निकलती है, आर्टरी, ये आ गई आर्टरी हमारी, और ये वापस बॉडी से जुड़ जाती है। और इसमें कौन सा वाला रक्त बहता है भाई, O2 लेकर के रक्त जाता है, यानी कि प्योर ब्लड। तो ये होता है आर्टरी, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में धमनी। ठीक है, तो आर्टरी से जो है वो प्योर ब्लड पहुंचता है बॉडी में, और बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है उसको हृदय तक पहुंचाती है कौन, मतलब हार्ट तक पहुंचाता है कौन, वेन। और फिर जब उसको शुद्ध कर देता है हमारा, यानी कि प्योर कर देता है हमारा हार्ट को, उसको लेकर के आती है बॉडी तक कौन, उसका नाम है आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है। एक बार अच्छे से इसको मन में रिकॉल करें, जो जो मैंने बताया है, फिर से रिकॉल कराऊंगा। और ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है शरीर में। चलो, अब जो डाउट है, जो पूछना है, वो कमेंट कर दो जल्दी, और इसको बनाइए अच्छे से।
ये होते हैं ट्राइकास्पल्स। ट्राइकास्पल्स जो होते हैं वो राइट तरफ होते हैं और बाइकास्पल्स होते हैं लेफ्ट तरफ। ये कास्पल्स क्या होते हैं, एक प्रकार के ट्यूब होते हैं जो खुलते हैं बंद होते हैं, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो खुलते हैं तो ब्लड नीचे चला जाता है, जब ब्लड नहीं रहता वहां तो बंद हो जाते हैं, फिर आता है ब्लड, फिर खुल जाते हैं, फिर ब्लड देते हैं ब्लड को, फिर बंद होते हैं, फिर ब्लड का बाहर बढ़ता है। तो ये कहानी चलती रहती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसी को सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कहते हैं, अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं, है ना। अभी सब पढ़ाऊंगा, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है ना, पेस मेकर क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो कौन कौन सी चीजें, इसमें क्या सिस्टम होता है, इतना खर्चा क्यों आता है उसमें। 23-23 घंटे का ऑपरेशन होता है हार्ट ट्रांसप्लांट का। ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखने वाले हैं नॉर्मल रेंज क्या होती है, हार्ट बीट क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, चैम्बर्स इन हार्ट क्या होते हैं, सब देखेंगे अभी। तो ये समझ में आया है कि इसको रिपीट करना है एक बार, पहले आप कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो सर, इसको रिपीट करें कि आ गया है समझ में आप। कोई जवाब नहीं है, समझ में आ गया है तो हाँ लिख दो जल्दी से कि हाँ सर आ गया है समझ में। रिपीट कर दें, चलो देखो यहाँ पर धीरे धीरे मैं बताता हूँ एक एक चीज। यहाँ पर हमारी बॉडी है पूरी। अब बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले तो बॉडी में CO2 बनती क्यों है। एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जानते हो ना, तो उस कारण से बनती है। मतलब सेल्स जो है हमारी, भाई पूरी बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो सेल भी तो क्या करती है, आ, मतलब सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, काम करती है। तो कोई काम करती है तो क्या हीट रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। तो पूरी बॉडी में जो जो काम हम करते हैं CO2 बनती है उसके कारण। अब CO2 वाला ब्लड कहाँ आता है सबसे पहले, हार्ट में। और कौन लेकर के आता है उसको, वेन्स। तो जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 है, जो बॉडी में अलग अलग आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, काम हुआ है, उसके कारण जो, अब वो क्यों होता है वो हम बताएंगे बाद में जब वहां रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको वेन्स लेकर के आती है कहा, हार्ट के राइट ऑरिकल में। जैसे ये हार्ट है तो यहाँ यहाँ पर होगी वेन्स, तो कई बार इधर दर्द होता है ना, तो वो ब्लड, उसका मतलब अटैक नहीं है, वो मतलब वहां ब्लड का क्या है, क्या कई बार कमी हो जाती है, जिसमें खून की कमी जिन लोगों में होती है उनका कई बार उनको चेस्ट में पेन होने लगता है या स्टमक में पेन होने लगता है, वो उसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है। ठीक है, तो वेन्स होती है, वेन्स क्या करती है, यहाँ पर लेकर के आती है इम्प्योर ब्लड। कहां पर, राइट ऑरिकल में, ये लिखा हुआ है राइट ऑरिकल। अब नीचे जाता है यहाँ से CO2 वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे नोड और यहाँ पर होता है AV नोड, इसका भी कुछ काम होता है वो बाद में बताएंगे, है ना, लिखवाऊंगा मैं AV नोड और ऐसे नोड क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, ये ट्राइकास्पल्स आ जाते हैं। ट्राइकास्पल्स क्या करते हैं, ट्राइकास्पल्स एक वॉल्व होता है, वॉल्व, जो वॉल्व खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ 2 होते हैं, तो बस इसको कहते हैं 3 है तो ट्राई और यहाँ पर 2 है तो बाई। तो बाइकास्पल्स और ट्राइकास्पल्स, तो ट्राइकास्पल्स से CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। हृदय के ऊपर वाले हिस्से को ऑरिकल, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहा जाता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल में से निकलती है एक क्या, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, और लंग्स से लेकर के आता है ऑक्सीजन को, CO2 को लेकर के जाता है, CO2 वही छोड़ देता है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो बाहर निकल रही है ना CO2, ये पूरी बॉडी से आ रही है ऐसे, देख लो भाई, ये सब कहानी पता होनी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है शरीर में। ठीक है, तो ये कहाँ लंग्स में गया है, तो लंग्स में लेकर के जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी को, और वहां से क्या लेकर के आ रहे हैं, वो CO2 लेकर के जा रहा है ब्लड, और लेकर के क्या आ रहा है, O2, यानी कि जब ऐसा ब्लड जिसमें O2 है सिर्फ, उसको कहते हैं प्योर ब्लड, और जिसमें CO2 है उसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड। तो वहां से प्योर ब्लड लेकर के आता है। अब इम्प्योर ब्लड
राइट वेंट्रिकल से लेकर के कौन जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखना, एक तो पूछा जाता है ये सवाल कि अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड कहाँ फ्लो होता है, तो बॉडी से हार्ट तक इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आ रहा था? वेन्स। लेकिन हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के आती, किसको? प्योर ब्लड। जब सवाल लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये ऐसा डायग्राम बनवाया। तो पल्मोनरी वेन ने जो यहाँ से प्योर ब्लड है उसको लेकर के आया कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से देखो ये ब्लड यहाँ फ्लो हो रहा है ना, ये इसको बोलते हैं प्योर ब्लड। फिर यहाँ बाइक आस्पल्स होते हैं, बाइक आस्पल्स खुलते हैं और कहाँ आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? हमारी ये कौन सी होती है? आर्टरी होती है। तो आर्टरी जो होती है उसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, और पूरे शरीर को प्योर ब्लड कौन भेजती है? हार्ट से आर्टरी भेजती है। इम्प्योर ब्लड कौन लाती है? वेन लाती है। लेकिन हार्ट से लंग्स तक कौन ले जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से हार्ट तक प्योर ब्लड लाती है। अरे हाँ या ना बोलो। अब एक बार सबको कमेंट करना पड़ेगा हमारे लिए, भाई इतनी मेहनत करवाई है आपने समझाने के लिए। पहले जल्दी लिख दो कि हाँ सर अब हमको समझ में आ गया। सब लोग लिखना, सब लोग, जिसको समझ में जो नहीं आया वो भी लिख देना, वो बता दो। बताओ भाई, क्या आपको समझ में आ गई है कहानी? हाँ 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 हाँ, 4 लोगों को समझ में आ गई। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जरा आप। नेक्स्ट यानी कि अगली हेडिंग लगाओ आप। पार्ट्स ऑफ हार्ट, हमारे दिल के हिस्से। इसको मिटा दें? बना लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी, फिर बनाते रहना। 1 2 3 हो गया। बहुत आसानी से आप समझो कि हमने आपको समझा दिया है, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दिल का काम, है ना। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आर्टरी की। ठीक है, आर्टरी ये क्या करती है? तो प्योर ब्लड फ्लोज। सबसे पहले तो इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड। और इसका काम क्या है? हार्ट से प्योर ब्लड, प्योर ब्लड कहां ले जाती है? ये बॉडी में, ये इसका काम होता है। तो पहला टाइप मतलब पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया, क्या? आर्टरी। फिर इसके बाद आ जाइए आगे, वेन। वेन्स यानी कि सिराएं। तो इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड फ्लोज, इम्प्योर ब्लड फ्लोज। फिर इसके अलावा बात करें तो यहां बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाती है? ये हार्ट। इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाती है? ये हार्ट। ठीक है। इसके बाद हेडिंग लगाइए, ऐसे ही आपको लिखना है ना, यही शॉर्ट नोट्स होते हैं या रिवीजन नोट्स होते हैं। तो हम तो बनवा ही रिवीजन नोट्स रहे हैं, आपको भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपके क्रैक होने चाहिए। मिटा दे, मिटा दे, लिख लिया? चलो देखो आगे। फिर इसके बाद हेडिंग लगाना, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी का क्या क्या काम होता है तो सुनो यहाँ। सबसे पहले इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? तो इम्प्योर ब्लड फ्लोज है, इम्प्योर ब्लड फ्लोस।
फिर इसके अलावा हम बात करें आगे, हार्ट से कहाँ जाता है? लंग्स में, है ना। हार्ट से ये कहाँ ले जाती है ब्लड को? लंग्स। लेकिन कैसे ब्लड को ले जाती है? तो इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को ले जाती है ये ना। ये लिखना है ऐसे ही, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे ही लिख लेना है आपको। फिर इसके बाद क्या आती है? पल्मोनरी वेन आती है, ठीक है। देखो पल्मोनरी जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब क्या है? लंग्स से संबंध है उसका, है ना। याद रखना ये बात हमेशा। पल्मोनरी शब्द आ रहा है मतलब संबंध किससे है? लंग्स। चलिए, तो पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहे हैं अपन। और पल्मोनरी वेन्स जो है वो क्या करती है भाई? तो सबसे पहले तो इनका काम क्या होता है? इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है ना, प्योर ब्लड फ्लोस, प्योर ब्लड फ्लोस। और इसके अलावा बात करें हम, तो ये कहां से कहां ले जाती है? लंग्स से हार्ट में। और ये ध्यान रखना कि हार्ट के भी कौन से भाग में लाती है? तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के आती है। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। चलिए लिख लीजिए फटाफट। हो गया क्या? चलो, इसके बाद आप हेडिंग लगाएं हार्ट बीट, धड़कन। धड़कन मूवी देखी है आपने? अंजलि वाली। तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता। नहीं, उल्टा बोला क्या? देखो यहां पर धड़कन हेडिंग लगाओ, हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट बीट बता दो पहले तो। पहला सवाल तो यही है हमारा आपसे। कमेंट में नॉर्मल हार्ट बीट बता दो। दिल कितनी बार धड़कता है नॉर्मली? ऐसा कोई नहीं लिखेगा कि सर डिपेंड करता है सामने कौन है, तो मैं उसका उसको ईरान भिजवा दूंगा। जल्दी लिखो। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? जल्दी कमेंट नहीं करते बनता क्या तुम लोग? ये भी नहीं पता? सो गए क्या सारे? नहीं नहीं नहीं, नहीं सोए हैं, कोई तो जाग रहा है। 72, 72 टाइम्स पर सेकंड नहीं भाई, एक सेकंड में नहीं, एक मिनट में। एक सेकंड में 72 में तो निपट जाओगे आप। 72 टाइम्स पर मिनट है ना। चलिए, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए, इसके अलावा पूछा जाता है जो जो क्वेश्चन इससे बने हैं आज तक किसी भी एग्जाम में, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करें। हाँ, मिनट। अरे ये अच्छा है, पूरी क्लास का बाहर एक ही बालक पे आ गया, बाकी सो गए हैं या भाग गए हैं क्या पता। देखो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी, बेबी नहीं लिखेगा कोई, न्यू बॉर्न चाइल्ड लिखो, चाइल्ड। तो बेबी लिखने में क्या है तुम्हारा? ईक्यू समझते हो? ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। तो जैसे अन्य एग्जाम होते हैं वो आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं ना, आईक्यू समझते हैं। एक होता है ईक्यू। चलिए, न्यू बॉर्न चाइल्ड का होता है 150 टाइम्स पर मिनट, लिख लेना। बहुत तेजी से इनका दिल धड़कता है भाई। फिर इसके अलावा पूछता है ड्यूरिंग रनिंग, दौड़ते समय हमारे हार्ट बीट कितनी हो जाती है?
तो ये हो जाती है लगभग 120 पर मिनट। फिर पूछता है ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय कितनी हो जाती है, तो ऑन एन एवरेज 55 पर मिनट हो जाती है। लिखते रहना फटाफट। इसके अलावा एक फैक्ट बता रहा हूं यहां से, या एक नोट पॉइंट लिख लेना, नोट लिखो जल्दी। ब्लड फ्लो होते समय, होते समय आर्टरी पर जो प्रेशर डालता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है, वही ब्लड प्रेशर कहलाता है भाई, प्रेशर कहलाता है। लिखिए जल्दी। ब्लड जो है वो फ्लो होते समय आर्टरी पर जो प्रेशर डालता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं भाई हम लोग। ठीक है, अब प्रेशर को मेजर करने की एक ऐसा यूनिट तो आपको पता है, प्रेशर की ऐसा यूनिट जानते हो ना, क्या होती है, पास्कल होती है। एक और होती है एमएमएचजी। क्या होती है एक और? एमएमएचजी। तो एमएमएचजी में ही मापा जाता है किसको? ब्लड प्रेशर को। ठीक है, बताएंगे अभी, देखो कुछ फैक्ट और बता देते हैं आपको यहां से। अब किसी की पल्स मान लो बहुत तेज चल रही है ना, किसी की हार्ट बीट बहुत तेज है, तो एक बीमारी होती है भाई ये, अब क्या है, आप कभी ऐसा दिल विल का इलाज करवाने जाओगे ना तो आपको रिपोर्ट रिपोर्ट पढ़ने के काम आएगा। एक होता है फास्ट हार्ट बीट, फास्ट हार्ट बीट, इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है ट्रैकीकार्डिया, बायोलॉजी की भाषा में ट्रैकीकार्डिया कहते हैं इसको। कार्डियक अरेस्ट समझते हो ना, कार्डियक अरेस्ट। अगर फास्ट हार्ट बीट है, यूजुअली आप बैठे हो, नॉर्मली बैठे हो आप, उसके बाद भी बहुत तेज धड़कन है, दिल जल्दी जल्दी धड़क रहा है, तो उसको कहते हैं फास्ट हार्ट बीट। और उस बीमारी का नाम क्या है? ट्रैकीकार्डिया कहते हैं उसको। और ट्रैकीकार्डिया के कारण क्या हो सकते हैं, ये पूछा था भाई एक बार, ये पूछा है रेलवे ने, है ना। तो इसका कारण क्या हो सकता है? रीजन, गुस्सा होता है पहले तो, गुस्सा, गुस्सा मत लिखो ऐसे, गुस्सा मत लिखो ऐसे, है ना। ऐसे लिख लो, क्रोध लिख लो, क्रोध, क्रोध आ जाता है आपको। और क्या हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है ना, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी एटसेट्रा ईटीसी। फिर होता है स्लो हार्ट बीट। हार्ट बीट यदि स्लो हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। इसका भी रीजन पूछा गया है, ये तो उसने पूछा है, ये इतना डिटेल में तो उसमें आ जाता है ना, तो ये नीट के पेपर में आया है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का रीजन क्या हो सकता है? एनीमिया, एनीमिया लिख लेना, एनीमिया। एनीमिया जानते हैं ना आप लोग, पढ़ाया है मैंने। चलिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछ लेता है फिर आपसे, इसको मिटा दे क्या। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है ह्यूमन में? तो देखो, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डाइसिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक फेज में जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 120 mmHg, और डाइसिस्टोलिक में होना चाहिए 80 mmHg। यानी कि हमारा नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है जी। लिख लो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेशियो होता है ना, सिस्टोलिक में 120 होना चाहिए और डायसिस्टोलिक में होना चाहिए कितना? 80 mmHg होना चाहिए। तो इसको भाई हम क्या कहते हैं? चलिए,
आगे बढ़े क्या? अब मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं, ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन का नाम क्या है? द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, कमेंट में लिख दो जल्दी से। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है? कौन सा मीटर होता है? नहीं पता? लिख लो, ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस का नाम लिखो, स्फगमो मैनोमीटर। लिख लेना, है ना, याद रखना इसको, स्फगमो मैनोमीटर। चलिए अब मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ और फैक्ट बता देता हूं। एक तो इसको मेजर करने के लिए डिवाइस का नाम स्फगमो मैनोमीटर याद रखेंगे। अच्छा, एक वो डॉक्टर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं क्या, या अलग कुछ बोलते हैं? पहले तुम ये बताओ, वो डॉक्टर के पास होता है ना, वो कान में लगा लेता है और फिर तुम्हारी वो धड़कन चेक करता है, क्या है वो? कौन सी डिवाइस है वो शो ऑफ के लिए डालते हैं क्या, ऐसे कान में लगा लिया देख रहे हैं? स्टेटोस्कोप ऐसा कुछ? पता करके आएंगे, होमवर्क है, नहीं बताऊंगा। होमवर्क है, वो डॉक्टर के गले में जो काला वाला होता है ना, कान में लगाते हो, हार्ट चेक करते हैं, क्या कहते हैं उसको, पता करके आएंगे सब। चलिए यहाँ ब्लड प्रेशर के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी, तो एक तो बीपी हाई हो सकता है, और एक तो बीपी लो हो सकता है, और एक तो बीपी नॉर्मल रह सकता है। तो नॉर्मल तो मैं बता ही चुका हूं, तीन ही केस हमने आज तक सुने हैं बीपी के, हाई हो जाता है, लो हो जाता है, या नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा तो कितना रहेगा जी? 120/80 mmHg। अगर ये 140/100 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाई बीपी। और इधर अगर बात करें हम लोग, 100/60 mmHg से कम है तो उसको बोलते हैं लो बीपी। लेकिन क्या ऐसे ही बोलोगे क्या आप तो पढ़े लिखे हो, हाई बीपी लो बीपी बोलोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे, इसको बोलोगे हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, और इसको बोलोगे हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, चलिए, तो हाइपरटेंशन से क्या क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन के कॉज क्या हो सकते हैं? पहले तो अटैक, अटैक आ सकता है आपको, हार्ट अटैक है ना, एच लिख लेना। और क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है जी, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, एमआरआई वगैरह करते हैं फिर उसके लिए, है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, ध्यान रखना। लेकिन वो कब होती है? जब 180 के ऊपर चला जाए ना, 140 से ज्यादा है तो आप उस खतरे में हो, फिर वो बात खतरनाक है। 140 लगभग रहना चाहिए, 150 से ज्यादा, ये अलग अलग मेजरमेंट होते हैं डॉक्टर्स के, बट नॉर्मली हमारी रेंज ये रखी गई है ना आयुष मंत्रालय द्वारा। मतलब हमारा जो एम्स है वो बताता है हमको, दिल्ली एम्स, कि कौन सी चीज कैसी चलेगी। और हाइपोटेंशन से क्या है? बेहोशी आ जाती है, नॉजियर बोलते हैं उसको, नॉजियर, नॉजियर हो जाता है, या फिर हेडेक, हेडेक लिख लेना। चलिए, अब कुछ फैक्ट और पूछे गए हैं यहाँ से, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं ऐसे, लेकिन आपको अलग से लिख लेना है। पहला तो वेट पूछा जाता है हार्ट का, वेट कितना होता है? तो लिख लेना, 300 से 400 ग्राम होता है जी। कितना होता है? 300 से 400 ग्राम होता है, एक तो ये सवाल पूछा गया है। और इसके अलावा याद रखना है आपको, बिजिएस्ट मसल इन आवर बॉडी, बिजिएस्ट मसल इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, तो उसका आंसर मतलब कौन सी सबसे व्यस्ततम मसल है हमारी बॉडी की? तो वो होती है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, मसल्स सबसे व्यस्ततम मसल से, याद रखेंगे आप लोग,
और यहाँ पर हमारा ये छोटा सा चैप्टर होता है समाप्त। ये था आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग इतिहास का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि इल्तुतमिश को देखेंगे हमारी क्लास के पहले भाग में। और दूसरे भाग में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा कि बॉडी में विटामिन होने चाहिए, कौन से विटामिन होने चाहिए, कौन से प्रोटीन्स होने चाहिए, उनके सोर्सेस क्या होते हैं और उनकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है हमको। ठीक है, तो ये कल की क्लास में आने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।